तो निकालो। सवाल कौन सा बताना है? सवाल कोई बताना है? हम्म, 31। चलो जी देखो, प्रश्नावली 7 सवाल नंबर 31 कुछ इस तरह से दिया गया है। समाकलन करना है 1 से e तक, फिर e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x अपॉन x, उसके बाद dx। सबसे पहला काम इसमें क्या करो, 1 प्लस x log x है ना, 1 प्लस x log x। देखो इसमें सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, गुणा करा लो। पहले बिना लिमिट के इसका समाकलन करो। e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस x log x अपॉन x, उसके बाद dx। देखो अब इसका गुणा कराओ तो e की पावर x और बटे क्या हो जाएगा x, और प्लस जब इसमें गुणा कराओगे तो e की पावर x इंटू x log x और बटे क्या आया जी x। इसमें x से x कट गया, हो गया ना। तो अब इसको तनिक देखो, ऐसे लिख सकते हो, समाकलन e की पावर x इंटू 1/x dx लिख सकते हो, और प्लस इसको लिख सकते हो समाकलन e की पावर x इंटू log x dx। दो बारी समाकलन आया ना, तो क्या दोनों बारी खंडसा लगेगा? ये समाकलन का निरसन टाइप का आ गया, जिसमें हमने देखा था कि दो बारी समाकलन करना होता है, और अगर पहले पद का अवकलन दूसरे पद में मौजूद होता है तो हमें एक ही का खंडसा करना पड़ता है। मतलब ये दोनों दिख रहे हैं ना हमें। अब इसमें फर्स्ट फलन किसको मानेंगे, सेकंड फलन किसको मानेंगे? हमने अपना आइलेट रूल पढ़ा था ना, उसमें सबसे अंत में आता था ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। तो कौन सा रहेगा, ये वाला दिखाई दे रहा है, तो इसको हमेशा सेकंड फलन मानेंगे, मतलब दोनों में ये सेकंड फलन माना जाएगा। तो फर्स्ट फलन तो यही रहेगा ना, देख रहे हो। अब कौन से वाले पद के फर्स्ट फलन का अवकलन दूसरे पद में है? 1/x का अवकलन क्या होगा? नहीं, समाकलन बता रहे, log x का अवकलन 1/x होता है ना, मतलब दूसरे वाले पद के फर्स्ट फलन का अवकलन इसमें मौजूद है। तो इसका खंडसा करने की जरूरत नहीं है हमें, हम खंडसा किसका करेंगे, दूसरे वाले का, और पहले वाले को वैसे ही छोड़ देंगे, वो भी कट जाएगा। तो ध्यान दिए रहना, जब भी इस तरह का मिलता है तो चेक कर लिया करो कि कहीं उसके फर्स्ट फलन का अवकलन दूसरे के फर्स्ट फलन में तो उपस्थित नहीं है। अगर उपस्थित है तो आसानी से उसको काट सकते हो तुम, हो जाएगा ना। तो अब हम खंडसा इसमें लगाते हैं। इसमें क्यों जी खंडसा इसमें लगाएंगे? क्योंकि इसके फर्स्ट पद का अवकलन इसके फर्स्ट पद में मौजूद है, ठीक। तो खंडसा लगाने पर, तो लगाओ खंडसा। देखो समाकलन e की पावर x इंटू 1/x dx, इसको छोड़ दो, प्लस इसमें खंडसा लगाना शुरू करो। कैसे? फर्स्ट को रखते हैं ना, मतलब log x को रखते हैं, समाकलन सेकेंड का dx, कोई गलती। उसके बाद माइनस लगाते हैं, समाकलन ddx आप किसका, फर्स्ट फलन का ना, मतलब किसका जी, log x का, फिर समाकलन सेकेंड फलन का, और फिर पूरे का समाकलन, फिर कोष्ठक बंद। हो गया, यही तो काम करना है, या और कुछ करना है? अब देखो आगे क्या होगा, ये समाकलन e की पावर x इंटू 1/x dx बचा है ना, प्लस अब इसको लिख सकते हो
log x और इसका समाकलन e की पावर x हो गया ना, और फिर माइनस लगेगा, माइनस समाकलन log x का अवकलन जी, log x का अवकलन 1/x और फिर e की पावर x का समाकलन e की पावर x नहीं रहेगा और पूरे का dx करना है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको पहला पद और तीसरा पद सेम सेम दिख रहा है, जो पहला पद है वही तीसरा पद है। आगे पीछे गुणा में तुझसे क्या मतलब है, एक प्लस में है और दूसरा किस चिन्ह में है, माइनस चिन्ह में है, इसलिए दोनों कट जाएंगे। तो देखो हमको पहले वाले का समाकलन करना पड़ा क्या, नहीं, पहले वाले का हमने खंडसा नहीं किया, दूसरे का खंडसा किया, पहला अपने आप कट गया। ये हमने पढ़ा था खंडसा समाकलन के ठीक बाद वाले अभ्यास में, जहाँ समाकलनों का निरसन था वहीं पे, और लगभग 10 से 12 सवाल वहां पे लगे थे इस तरह के। तो अब देखो बचा क्या हमारे पास, log x इंटू ई की पावर x। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको हमने किसके बराबर माना है जी, i के बराबर ना, तो इसलिए क्या आया हमारा आंसर, समाकलन आया 1 से e। इसलिए समाकलन, एक मिनट ऊपर वाली लाइन मिटाते तब लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं तब। देखो समाकलन हमारा आ गया, किसका समाकलन हम कर रहे थे, e की पावर x, फिर 1 प्लस x log x और अपन x का dx। तो इसका समाकलन क्या आ गया, e की पावर x बचा और उसके बाद log x बचा। तो हमको किसका समाकलन करना है जी, 1 से e तक करना है इसका ना, 1 से e तक e की पावर x इंटू 1 प्लस x इंटू log x अपॉन x, उसके बाद dx। तो इसको कैसे लिखोगे, अब इधर लिमिट लगाए तो उधर कैसे लिखोगे अब, हाँ तो बस वही बताना है, e की पावर x इंटू log x, इधर 1 इधर e। ऐसा बैठे लगता पहली बार बोल दिए हैं, जबकि कल 2-3 सवाल इसमें हो चुका है। अब एक बार बड़े कोष्ठक में क्या, उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा। तो जब उच्च सीमा रखे तो e की पावर e इंटू लॉग, और इसमें बेस हमेशा कितना रहता है, e, और x की वैल्यू तुम क्या रख रहे हो, e, और माइनस e की पावर 1 इंटू लॉग बेस e 1 हो गया ना। तो इधर देखो ये e की पावर e रह गया, लॉग बेस e का मान कितना 1, और माइनस e की पावर 1 रहने दो, लॉग बेस e 1 का मान 0, क्योंकि किसी की घात 0 का मान 1 होता है ना, तो इसीलिए, और उसी आधार पे उसी परमाणु की घात कितनी होती है, 1 होती है। तो ये फाइनली बच गया क्या, e की पावर e, क्योंकि ये तो 0 हो गया। दिखाई दे रहा है, ये उत्तर है, नोट कर लो। इसके बाद चले अगले अभ्यास का नोट पे। अब नोट करो, फिर लिमिट प्रतिस्थापन बताते हैं। चलो देखो, हेडिंग लिखो, प्रतिस्थापन के द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना। समाकलों है, प्रतिस्थापन के द्वारा निश्चित समाकलों का मान ज्ञात करना। हो गया, इसके अंदर लिखो, जब
हो गया। किसी फलन का समाकलन, जब किसी फलन का समाकलन सीधे सूत्र से नहीं हो पाता है तो सीधे सूत्र से नहीं हो पाता है तो जब किसी फलन का समाकलन सीधे सूत्र से नहीं हो पाता है तो हो गया। प्रतिस्थापन विधि से उसका समाकलन करते हैं। हो गया ना? क्या लिखे? आगे लिखो। प्रतिस्थापन विधि से निश्चित समाकलों के मान, प्रतिस्थापन विधि से निश्चित समाकलों के मान प्रतिस्थापन विधि से निश्चित समाकलों के मान दो प्रकार से ज्ञात किए जा सकते हैं। दो प्रकार से ज्ञात किए जा सकते हैं। हो गया। टाइप वन इस विधि में पहला टाइप है जो हम लोग साधारण तरीके से प्रयोग करेंगे। इस विधि में हो गया, सर्वप्रथम दिए गए फलन का प्रतिस्थापन विधि से अनिश्चित समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। अनिश्चित समाकलन ज्ञात कर देते हैं। अनिश्चित समाकलन ज्ञात कर देते हैं या लेते हैं। हो गया। फिर t का मान रख देते हैं। t का मान रख देते हैं। हो गया। अप्राप्त फलन में या अप्राप्त उत्तर में समाकलन की उच्च सीमा और निम्न सीमा रखकर, उच्च सीमा और निम्न सीमा रखकर हो गया, निश्चित समाकल का मान ज्ञात कर लेते हैं। निश्चित समाकल का मान ज्ञात कर लेते हैं। हो गया ना? चलो अब टाइप 2 लिख लो। दूसरा टाइप क्या करेंगे?
इस विधि में हो गया, फलन को मानक सूत्र में बदलने के लिए इस विधि में फलन को मानक सूत्र में बदलने के लिए जिस पद को t मानते हैं, हो गया, उसी को आधार बनाकर हो गया ना, उसी को आधार बनाकर चर x की लिमिट कोष्ठक में लिख देना सीमा, मतलब वही उच्च सीमा और निम्न सीमा, यहाँ पे दोनों है इसलिए केवल सीमा बोलते हैं। चर x की लिमिट को, हो गया ना, चर t की लिमिट में बदल लेते हैं, चर t की लिमिट में बदल लेते हैं, हो गया। अब प्राप्त फलन का समाकलन करके, हो गया ना, उसमें चर पद t के स्थान पर उच्च सीमा और निम्न सीमा, हो गया, उच्च सीमा और निम्न सीमा का मान रखकर निश्चित समाकल का मान प्राप्त कर लेते हैं, हो गया ना। बस नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो, इंडिकेट पॉइंट, यदि हो गया ना, निश्चित समाकल में लिमिट प्रतिस्थापन कर देते हैं तो, समाकलन करने के बाद t का मान x के पदों में नहीं रखते हैं, ये भी चीज को तुमको ध्यान में रखना है। जैसे अभी तक देखो प्रतिस्थापन करते हैं तो लास्ट में t की वैल्यू रख देते हैं ना,
लेकिन अगर तुमने लिमिट प्रतिस्थापित कर दिया तब उस टी की वैल्यू नहीं रखोगे, सीधे टी में ही उच्च सीमा और निम्न सीमा रखना, जैसा ऊपर हमने बताया कि चरपद टी के स्थान पर उच्च सीमा और निम्न सीमा रखेंगे। और ऊपर देखो चरपद एक्स के स्थान पर टाइप वन में बताया गया है, चरपद एक्स के स्थान पर उच्च सीमा और निम्न सीमा बताया गया, दिखाई दे रहा है ना। और जबकि दूसरे वाले में है चरपद टी के स्थान पर। इसका मतलब अगर हमने लिमिट प्रतिस्थापित कर दिया तब हमें टी का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, दोनों टाइप के द्वारा हम हल करते हैं, आंसर एक से आएगा, आंसर में बदलाव नहीं होगा। जो टाइप तुमको आसान लगेगा कर सकते हो तुम। पहला एग्जाम्पल आता है, समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx की वैल्यू ज्ञात करना है। अब बताओ, ये डायरेक्ट किसी का फॉर्मूला है का? नहीं, ऐसा तो कोई हमने सूत्र पढ़ा ही नहीं। प्रतिस्थापन लगाना होगा, लग जाएगा प्रतिस्थापन। किसी का अवकलन सवाल में मौजूद है? कैसे? जो यक्स की घात 6 है, 6 को 3 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, तो 3 की घात 2 हो जाएगा, मतलब यक्स की घात 3 हो जाएगा हमारे पास। और यक्स की घात 3 का अवकलन क्या होता है? घात आगे आती, घात में से एक घटता है, मतलब 3 में से एक घटेगा, कितना घात होगा? 2 घात, जो कि ऊपर मौजूद। इसका मतलब अवकलन सवाल में मौजूद है, दिखाई दे रहा है। तो प्रतिस्थापन विधि लगेगी यहाँ पे। पहले टाइप 1 से हल करते हैं इसको। लिमिट नहीं लगा है, लिमिट है इसकी 0 से 1। तो अब देखो टाइप 1 क्या कहता है, सवाल को पकड़ो। अब इसमें से सवाल को हटा के अनिश्चित समाकलन इसका पहले ज्ञात कर लो। मतलब समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, उसके बाद dx। तो अब देखो, माना मान सकते हो इसमें, माना एक्स क्यूब बराबर t, तो डी dx ऑफ एक्स क्यूब बराबर dt dx हो गया ना। अब क्या होगा जी, घात आगे आएगी, घात में से एक घट जाएगा, और dx को लेके चले आओ इधर, और बराबर क्या बचा? dt। तो फाइनली अगर हम लिखें तो एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बट्टे 3। तो इसलिए समाकलन एक्स स्क्वायर dx कर सकते हो अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, बराबर क्या रखेंगे मान इसमें हम? ऊपर क्या रखेंगे जी? dt बट्टे 3, और नीचे 1 प्लस एक्स क्यूब को तो t मान लिए, तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा? 1 बट्टे 3 बाहर, समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का dt। क्या समाकलन होता है जी इसका? tan इनवर्स t ना। तो t का मान रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने लिमिट प्रतिस्थापन नहीं किया हुआ है। तो 1 बट्टे 3 tan इनवर्स t का वैल्यू जी एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब, ये हो गया। अब उसके बाद ये किसके बराबर आया? समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 का dx, इसी के बराबर आया ना। तो इसलिए अब अपनी लिमिट पे चले चलो, जो तुमको करना है। देखो ऊपर एक्स स्क्वायर है ना, तो समाकलन 0 से 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 6 dx बराबर 1 बट्टे 3। अचर पद पे तो लिमिट कोई काम नहीं करती है, कल ही बताए थे। क्या होगा? tan इनवर्स एक्स क्यूब, और नीचे 0, ऊपर 1, एक बारी उच्च सीमा और एक बारी निम्न सीमा। नोट करो, फिर आगे देखते हैं। इधर देख लेते हैं, जगह है, देख लो। चलो अभी देखो,
बराबर 1/3 लिखोगे, इसको उच्च सीमा रखना है। tan इनवर्स x क्यूब मतलब 1 का क्यूब, निम्न सीमा tan इनवर्स किसका क्यूब, 0 का क्यूब। फाइनली आ गया tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स ये 1 tan में कितने अंश का मान होता है जी, 45 अंश का ना। तो 45 अंश को π/4 लिख सकते हो। tan इनवर्स से tan कट गया, उसके बाद ये वाला माइनस tan इनवर्स लगा है, और ये कितने अंश का मान होता है, tan 0 अंश का, इसमें कट गया। देखो 1/3, ये बचा π/4 और माइनस ये क्या बचा 0। कुल मिला के गुणा करने पे कितना आ गया, π/12। नोट कर सकते हो। चलो देखो, टाइप 2 इसका देखना है तो बदलाव यहीं से होगा, यहां तक वही रहेगा। क्या देते हैं, पूरा फिर से शुरू करते हैं। बीच वाला कुछ छोड़ना है। देखो, अगर टाइप 2 पढ़ना है तो इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही इसके लिखो 0 से 1 फिर x² और 1 प्लस x³ का होल स्क्वायर फिर dx। मान लो माना x³ बराबर t, ddx ऑफ x³ बराबर dt dx। इसमें घात आगे आएगी, घात में से 1 घटेगा, बराबर क्या होगा dt dx। तो x² dx बराबर dt/3 हो गया ना। तो इतना तुमने कर लिया। हमने कहा लिमिट भी हम प्रतिस्थापन करने वाले हैं, तो अब लिमिट प्रतिस्थापन कैसे करते हैं, सिंगल इंडिकेट से लिख लेना। लिमिट प्रतिस्थापन क्या होगा, क्योंकि हमने माना है x³ बराबर क्या माना है जी, t माना है ना। तो कहे तो या हमने t बराबर माना है x³, माने है कि नहीं माने, बात तो वही है, दिखाई दे रहा है। अब x की लिमिट को t में बदलना है, तो हमने उसमें देखो डायरेक्ट लिखवाया और दूसरे वाले टाइप में, कि जब दूसरे टाइप से समाकलन करना होता है तो हम जिसको t मानते हैं उसी के आधार पर x की लिमिट को t में बदल देते हैं। कहने का मतलब अब t बराबर x³ हो चुका है ना, तो पहला नंबर देखो लोअर लिमिट क्या था, लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा, x बराबर क्या है, यहां पे कितना है 0। तो t बराबर x³ से क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 0 का क्यूब मतलब कितना 0। कहने का अर्थ जब यहाँ पे था 0 x का मान, तब हम t का मान भी क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर देखो, अपर लिमिट x बराबर कितना है 1, तो t बराबर
एक्स क्यूब से t बराबर किसका क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब। कहने का अर्थ यहाँ पे कोई बदलाव ही नहीं हुआ। जब यक्स 1 था तब t भी 1 है, यक्स 0 है तब t भी 0 है। इसलिए अब सवाल को शुरू कर सकते हो। आई बराबर तुम्हारा सवाल था पहले 0 से 1 यक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यक्स क्यूब का स्क्वायर, उसके बाद dx हो गया ना। तो क्या कर सकते हो इसमें, समाकलन 0 से कहां तक, 1 तक। क्यों जी, हम इसको यक्स स्क्वायर dx को क्या रखने वाले हैं, अब dt बटे 3, और नीचे इसको क्या रखेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर रखेंगे। अब इस समय लिमिट हमको t वाली रखनी थी, तो हमने लिमिट t वाला रखा भी है, क्योंकि जो लोअर लिमिट है, देखो यक्स से जब हमने इसको t में बदला तो कितना वैल्यू है उसका, 0 ही है, 0 ही रह गया। अपर लिमिट यक्स बराबर 1 से हमने इसको t में बदला तो कितना रह गया, यहाँ पे 1 ही रह गया। तो यहाँ पे देखो 1 ही है, दिखाई दे रहा है ना। तो इस सवाल में t में बदलो चाहे यक्स में रखो, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी कुछ आगे सवाल देखेंगे जिसमें बदल जाता है, तब वहां पे अलग लगेगा। यहाँ पर तो दोनों सेम सेम हो गए। अब इसका समाकलन तुम कर सकते हो कैसे, 1/3 बाहर, समाकलन 0 से लेके कहां तक, 1 तक, और फिर 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का dt हो गया ना। देखो क्या हो जाएगा, 1/3, इसका समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स t। इस बार हमने लिमिट भी प्रतिस्थापित कर दिया है, इसलिए अब हम t की वैल्यू नहीं रखेंगे, समझ गए। डायरेक्ट मान रखो। अब क्या रखोगे, 1/3 एक बार उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा, तो क्या हो जाएगा जी, 1/3 tan इनवर्स उच्च सीमा क्या है 1, और माइनस tan इनवर्स निम्न सीमा क्या है 0। तो ये कितने अंश का मान होता है, tan π/4 का होता है ना। देखो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, और माइनस ये tan इनवर्स, और अंदर ये कितने अंश का होता है, tan 0 अंश का, ये कट गया। फाइनली इसमें भी आ गया 1/3 π/4 माइनस 0, अर्थात π/12, ये आंसर हो गया। दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस तरह से प्रतिस्थापित कर देना है। कहने का जिसको तुमने मानक माना उससे t बराबर निकाल लेना कितना आ रहा है, ठीक। और लोअर लिमिट रखना यक्स बराबर कितना है, तो t बराबर यक्स की जगह वही मान रख देना, हो जाएगा, t में बदल गया। ऐसे ही अपर लिमिट यक्स वाला रख लेना, उसको t बराबर करके रख देना, हो जाएगा। तो यहाँ पे समाकलन करने के बाद देखो पुनः हमने t का मान नहीं रखा। t का मान रखे क्या, यक्स क्यूब बराबर t माने थे ना, क्या रखे यक्स क्यूब वहां पे, फिर से नहीं रखे, डायरेक्ट मान रखेंगे। t का मान डायरेक्ट 1 रखना है और डायरेक्ट 0 रखना है, हो जाएगा। ये ध्यान देना क्योंकि लिमिट तुमने बदल दी है। तो नोट करो, कल एक दो एग्जाम्पल और देख लेंगे इसमें। तो ऐसा करो, कल खत्म हो जाए, कल प्रगुण शुरू कर दिया जाए, क्योंकि प्रगुण में 2-3 दिन का टाइम लगेगा।